मजदूरी 14 घंटे काम करा के 7 घंटे के देकर 7 घंटे का मार मार कर पे सारे गरीब की मजदूरी अपनी झोली को भर रहे थे ना घेवड़ा। तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास हम लोग का हिस्ट्री का क्लास रहेगा। आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले चैप्टर इसके सारे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से भी। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम लोग का लंबा चला गया था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग का 2 या 3 क्लास में ये खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 या 3 क्लास अंतिम क्लास होगा इसका। ठीक है, और जिस बच्चे ने पहले चैप्टर को पढ़ा है उसे ये अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि पहले चैप्टर से ये जुड़ा हुआ है। और जो बच्चा नहीं पहला चैप्टर पढ़ा है उसको भी ये समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन जो है पिछले चैप्टर से जोड़ कर बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हम लोग का हिस्ट्री का है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। अब ये समाजवाद साम्यवाद ये क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहला चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन सेकंड चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। हुआ क्या था कि जब यूरोप में जब युद्ध की समाप्ति के बाद में 1789 की जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, इस क्रांति के बाद जब वहाँ की जो समाजीय व्यवस्था शुरू किया गया, वहाँ की जो समाजीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर चला गया, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी आपस में, समाज में। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इन सब करने के बाद भी आपस में गृह युद्ध के जैसा वह स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, समाज के अंदर गृह युद्ध के जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई, और यह स्थिति जो थी समाजवाद और साम्यवाद को जन्म देती है। कैसे? तो इसमें हुआ क्या था कि वहाँ पर 2 वर्ग बट गए थे। वहाँ पर पूंजीपति हो गए थे, गरीब हो गए थे, यहाँ पर जो मजदूर किसान थे वह हो गए थे। यानी वर्ग को, समाज को टोटल 2 भागों में बांट दिया गया था। मतलब समाज की कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि धनी लोग और धनी होते गए, गरीब और गरीब होते गए। वहाँ पर गरीबों का शोषण होने लगा। शोषण मतलब गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जाने लगा। गरीबों से काम करा कर उनसे अधिक पैसे लूटे जाने लगे। काम ज़्यादा करवाया जाता था और उसका मेहनताना जो था, मजदूरी, वह कम दिया जाता था। ये प्रथा वहाँ पर शुरू हो गई। और इसके कारण मतलब जो धनी वर्ग के लोग थे वो धनी होते गए और गरीब वर्ग वाले गरीब होते गए। ये समस्याएं उत्पन्न हो गई, और यही समस्याएं जो है समाजवाद और साम्यवाद को जन्म देती है। समाजवाद और साम्यवाद ये अलग अलग वर्ड नहीं है। इसमें एक और है रूसी की क्रांति। ठीक है ना, इसी में पढ़ेंगे रूसी की क्रांति। इसमें जुटेगा चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। समाजवाद और साम्यवाद दोनों ज़्यादा अलग अलग नहीं है। समाजवाद में ही कुछ और तथ्य को जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं साम्यवाद। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान है, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसमें अभी इंट्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं, मतलब छोटा चीज पूरे चैप्टर को यहाँ पर समझा रहे हैं कि कौन कौन से मतलब चीज़ हम लोग को पढ़ना है, किसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समाजवादी व्यवस्था पर चलेंगे। ठीक है, लिखे हम कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति ने अर्थव्यवस्था के पुनर्स्थापन के संबंध में कई विचार को जन्म दिया। मतलब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसी समस्या उत्पन्न हुई, धनी वर्ग के लोग धनी होते गए, वहाँ पर चर्चीय व्यवस्था थी, चर्चीय प्रथा, जैसे कि हम लोग यहाँ होता है ना पुजारी, मंदिर के पुजारी, उसी तरह चर्च के जो वहाँ पर चर्च के पुजारी होते थे उसे पदारी बोला जाता है, पदारी। ठीक है, चर्च के जो चर्च में जो वहाँ पर होते हैं ना मेन, वहाँ के हेड, उसे पदारी बोला जाता है। ठीक है, तो वह वहाँ के मेन होता था। और धर्म के लोग किसे हम लोग मान लीजिए कि पंडित जी और ये ब्राह्मण होते हैं जो धर्म के नाम पर कहते हैं, तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग उस पर क्या करते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि धर्म के नाम पर भगवान से जोड़ दिया जाए, भगवान को मानते हैं तो भगवान के नाम पर वो भी मान लेते हैं उनके बातों को। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पर चर्च, वहाँ पर भगवान में लोग विश्वास रखते थे यूरोप में।
और वहाँ पर भगवान में विश्वास रखते थे, तो उनकी जो चर्च के जो गुरु होते थे, जो पदारी बोला जाता है, उनकी बातों को मानते थे, सुनते थे, ठीक है ना। तो वहाँ की जो राजा रहता था, वो राजा क्या करता था, वो अपनी बात को, मतलब किसको, चर्च के जो भी पदारी है उसे अपना गुलाम बना लेता था, मतलब कि अपने अधीन चलाता था। राजा अपनी बात को डायरेक्ट जनता से ना कहकर उस चर्च के पदारी से कहता था, ठीक है। वो बात को जनता तक पहुंचाता था, धर्म से जोड़कर, धर्म के नाम पर। तो ये धार्मिक शोषण भी, इससे हम धार्मिक शोषण कहेंगे, धार्मिक शोषण भी आरंभ हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना, इन सब चीज़ों पर कार्य करना ही तो समाजवाद का नियम है, समाजवाद का कार्य है, ठीक है। तो आज के क्लास में ये सारे चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे कि अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करें, यानी अर्थव्यवस्था जो थी पुरानी अर्थव्यवस्था, उसे पुनः जन्म देने के लिए फिर से शुरुआत करने की व्यवस्था चलाई गई, ठीक है ना। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं या साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समानती का व्यवस्था हो गया। समानती का व्यवस्था मतलब क्या, समानाधिकार, समानाधिकार, एक समान, ठीक है। चर्च के अधिपति, अभी बताए ना, चर्च के अधिपत्य को समाप्त करना, जो चर्च के पदारी थे उनके अधिपत्य, उनके जो मतलब जो दहशत था कि लोगों के अंदर फैला हुआ था कि इनकी बात मानेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए लड़ना, मतलब किसी की गुलामी नहीं करना, किसी की गुलामी से मुक्ति पाना, मुझे हम लोग को किसी की गुलामी नहीं करनी है, किसी की बात नहीं मानना है, हम स्वतंत्र रहे, ठीक है ना। जैसे पहले मजदूर जो होते थे ना, काम करने वाले, वो क्या होता था कि एक जगह पर जब काम कर रहे हैं ना, तो वहीं पर वो काम करेंगे, जब तक वहाँ का जो अधिपत्य है, जो वहाँ का ऑनर है, जब तक वो नहीं कहेगा, वह किसी दूसरे जगह पर काम नहीं करेंगे, वहीं पर वो काम करेंगे। यदि वो काम से निकल जाते हैं तो उस कंपनी के अलावा या उस काम के अलावा उन्हें कोई भी व्यक्ति काम नहीं देगा, क्योंकि जब उसका बैकग्राउंड चेक करेगा तो पता चलेगा कि यहाँ से निकाले गए हैं, तो वह उनके खिलाफ कदम ना उठाकर उसको काम नहीं देगा, तो बेरोजगार हो जाता है। इस तरह वो बंधुआ मजदूर की तरह थे, एक तरीका से देखा जाए तो, मतलब एक ही जगह पर काम करना है और जो भी देना है उसी में संतोष करना है या संतुष्ट रहना है, जो भी मेहनताना मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, ठीक है। आ रहा समझ में ना, जो भी मजदूरी मिल जाए ऑनर के हिसाब से, अधिपत्य के हिसाब से, जमींदार के हिसाब से या राजा के अनुसार, उसी में संतुष्ट कर लेना है, वह कितना भी घंटा काम क्यों ना करे, कुछ भी नियत नहीं था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आवाज उठाना, जैसे इसी को स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना, समानता का अधिकार, एक समान, मतलब कहा गया ना कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वह एक समान रहेंगे। उच्च वर्ग के लोग भी एक समान रहेंगे, निम्न वर्ग के लोग भी एक समान रहेंगे। आज समझ में ना, उच्च वर्ग के लोग भी और निम्न वर्ग के लोग भी एक समान रहेंगे, समानता का अधिकार दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि उदारवादी किसे कहते हैं, उदारवादी, ये समझ में है, समानता का अधिकार, सबको एक समान करने की प्रेरणा दी गई, इसके खिलाफ लड़ा गया। ये इंट्रोडक्शन था हम लोग का, इसमें हम बताए कि कैसे होता है, ठीक है। अब उदारवादी किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ नए नए टॉपिक यहाँ पर आएंगे, कुछ नई नई समस्याएं आएगी, उन समस्याओं को हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले, उसका निवारण निकालने वाले, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का उदारवादी, यहाँ पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि उदारवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर में हम लोग पिछले चैप्टर में बड़ी गहराई से इसको अध्ययन किए थे, पिछले चैप्टर में, कि 1789 की क्रांति क्या होता है। इसे आप लोग भूल गए होगी तो उसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर 1789 की क्रांति से क्वेश्चन आता है कि 1789 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बनाता है। तो इसे एक बार और जाकर घर पर वीडियो के माध्यम से रिविजन कर लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बात किया जाए उदारवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत तथा धार्मिक, ध्यान समझिएगा, व्यक्तिगत तथा धार्मिक और निरंकुश वंशानुगत शासन के विरोध करना ही उदारवादी व्यवस्था कहलाते हैं। नहीं समझ में आया, आप समझो। व्यक्तिगत क्या है, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिगत लड़ाई, किसी व्यक्ति, एक खास व्यक्ति के लिए बना दिए, एक नियम कानून बना दिए, खास, एक कोई खास व्यक्ति के लिए, खास मेंबर, उसके लिए कुछ नियम कानून अलग, बाकी सब लोगों के लिए कुछ नियम कानून अलग, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, जो ये चर्च के आधिपत्य थे ना, इसको समाप्त किया गया। धर्म के नाम पर सबको, मतलब कि अपने बात को मनवाना, जबरदस्ती बात को मनवाना, इससे मुक्ति पाना। लोगों ने कहा, उदारवादी जो लोग थे, इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत समुदाय नहीं बनाएंगे, एक एक नहीं रहेंगे, हम सबको एक समान करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं कि पूंजीपतियों के लिए ये नियम रहेगा और मजदूरों के लिए ये नियम रहेगा, सबके लिए एक समान नियम रहेगा,
ठीक है ना। समानता व्यवस्था इसे हम पढ़ेंगे अभी और नीचे चलकर, इसमें और समझेंगे हम लोग कि ये जो समाज के आदर्शवादी समाज के निर्माण करने वाले थे, ये कैसे कैसे आदर्शवादी समाज के निर्माण किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्तिगत युद्ध हुआ कि मतलब क्या, पर्सनल कुछ नहीं रहेगा, सब बराबर बराबर रहेंगे, सबको एक समान देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पर इनको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए कि मतलब जो धर्म के नाम पर लोग बात मनवा रहे हैं अपना अपना, जैसे यहाँ पर जो चर्च का अधिपत्य पधारी रहता था वो क्या करता, अपनी बात को धर्म के नाम पर सबसे मनवा लेता था। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना है कि हम धर्म के नाम पर बात नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? हम भगवान में विश्वास रखेंगे, भगवान में विश्वास रखेंगे, लेकिन आपके बातों को नहीं मानेंगे। हम भगवान में विश्वास है हमें, लेकिन आप कौन हैं? आप तो हमारे जैसे ही एक आम आदमी है, तो आपकी बातों को नहीं मानेंगे। ये उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत है, ठीक है ना। निरंकुश राजतंत्र को नहीं मानेंगे, जो जनता के आधिपत्य में न हो, जनता के भलाई। अब कैसे बोला जाता है हम लोग बचपन में कि एक हाथ ताली नहीं बजता है, उसके लिए क्या चाहिए? दोनों हाथ चाहिए ना। तो निरंकुश राजा अपना ही मनमानी करे, लोगों से कर वसूल करे, जनता का अपना ख्याल ना रखे, तो ऐसे राजा की मुझे हम लोग की जरूरत नहीं है। उदारवादी व्यवस्था में ये भी आया था, उसमें चर्चा किए थे, ठीक है। अगला है वांछनुगत, ये नहीं चलेगा, इसे हटाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। यहाँ पर राजा को बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था जो है पहले वाली व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ पर कोई दूसरा राजा आकर, कोई दूसरे देश के राजा आकर यहाँ पर राज कर रहा है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि जो राजा है उसी का ही पुत्र राजा बनेगा, भले वो कैसा भी हो, उसके अंदर में बनने योग्य हो या नहीं हो, या कैसा भी हो, कुछ भी हो, राजा कौन बनेगा? वही बनेगा, ठीक है ना। हाँ, कैसे भी, उससे भी अच्छे लोग हैं, उसे राजा नहीं बनाया जाएगा, उसे ही राजा बनाया जाएगा। इस व्यवस्था को हटाना है। वहाँ पर लाया गया कि जब राजा बनना है, राजा है जो है राजा वो ठीक है, यदि वो राजा की मृत्यु या कोई कारण से वो राजा पद से हट जाता है तो जरूरी नहीं कि उसके ही खानदान से कोई राजा बनेगा। यदि उससे भी अच्छा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसे राजा बना दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ के खिलाफ युद्ध किया गया, लड़ाई किया गया। इसे उदारवादी कहते हैं। माने उदारवादी किसे कहते हैं हम लोग? तो उदारवादी में एक सुसभ्य समाज की स्थापना करना था, ठीक है, जिसमें गुलामी से छुटकारा पाना था, व्यक्तिगत शासनीय व्यवस्था नहीं थी, धार्मिक से स्वतंत्रता पाना था, निरंकुश राजा से मुक्ति पाना था, वंशानुगत राजा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। समाज की भलाई चाहिए, समाज में विकास चाहिए, इसके लिए लड़ा गया, उसे उदारवादी व्यवस्था कहते हैं। आज समझ में? अगला जो है हमने क्या, हम लोग का अतिवादी। अतिवादी, अतिवादी क्या है? तो विशेष अधिकारों और संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी। ध्यान दीजिए, विशेष अधिकार जैसे पैरवी। विशेष अधिकार का मतलब क्या? पैरवी। विशेषाधिकार से मुक्ति पाना। मतलब पहले क्या होता था ना कि वहाँ पर कि जैसे कि समझने के लिए बता रहे हैं कि मान लो मंदिर में कोई व्यक्ति लाइन लगाकर खड़े हैं, बहुत सारे लाइन में, ठीक है ना, बारी बारी से अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, ठीक है। उसी में कोई पूंजीपति व्यक्ति, बड़े संपत्ति वाले व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति आया, अपनी गाड़ी से उतरा और डायरेक्ट मंदिर में जाकर दर्शन किया, दर्शन करने के बाद में चला गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। इसमें अतिवादी, इस अतिवादी में से लड़ा गया। विशेष अधिकार नहीं चाहिए, उन्हें विशेष अधिकार दिया गया था, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ पर कोई दहशत नहीं था, उन्हें अधिकार प्राप्त था, ठीक है ना। कि आपको मतलब अधिकार के रूप में कहा जाता है वीआईपी के कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है, कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। वीआईपी को प्रथम स्थान दिया गया था वहाँ पर कि आप आ सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। विशेष अधिकारी से बोलते हैं विशेष अधिकार, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था कि आप आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ये मंदिर में ही नहीं, हर जगह पर इनको। तो इस विशेष अधिकार को समाप्त करना अतिवादी, ठीक है ना। और संपत्ति का केंद्रीकरण करना, मतलब कहा गया कि यहाँ पर जितने भी पूंजीपति लोग हैं, जिसके पास में संपत्ति है, धन है, तो जिनके पास में खेत है, उनके खेतों में मजदूर काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा किया जाए कि उनके खेतों को गरीब मजदूरों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया जाए, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है ना। तो इसी को बोला गया संपत्ति के केंद्रीकरण। इनका विरोधी मतलब संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, इसका विरोध किया गया कि संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, संपत्ति को बटोर कर नहीं रखना है। जिसके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो उसे बांट देना है,
छोटे छोटे किसानों में, गरीबों में, इसके खिलाफ में लड़ा गया अतिवादी में, ठीक है ना। मतलब ये मांग की गई समाज को, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, समाज को सुधारने की मांग की गई यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अगला बात किया जाए तो रूढ़िवादी, अब ये तो पढ़े हैं हम लोग पिछले क्लास में, रूढ़िवादी क्या है ध्यान दीजिएगा। इन सब के विपरीत रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी लोग कौन थे, तो वहाँ पर जो पूंजीपति लोग थे ना, जिसके पास में बहुत सारे पैसा था, पैसा रुपया था, वही रूढ़िवादी थे। इसके पास में बहुत सारे पैसा था, रुपया था, वहीं इसका विरोध करते थे रूढ़िवादी, क्योंकि उसके पास में तो पैसा है। और कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारे पास में बहुत सारे संपत्ति है, पैसा है, तो हम अपने संपत्ति को किसी को बांट दे, दान कर दे, फेंक दे, चाहेगा हाँ हम अपने ज़मीन को किसी गरीब को देकर वहाँ पर अपना काम करें, ऐसा कोई भी पूंजीपति नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो इनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे, अपने अपने संगठन बना रहे थे, यानी वो मानते थे कि पुरानी व्यवस्था ही सही है, ठीक है, पुरानी जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था सही है। क्यों सही है? इनको मिलता था ना, क्या मिलता है? इनको मिलता था घेवड़ा, इनको मिलता था, क्या मिलता था? इनको मिलता था गरीबों का शोषण, उनसे कम मजदूरी पर काम कराना, कम पैसे पर अधिक काम कराना, कब 8 घंटा की मजदूरी के बदला में मजदूरी देना और 14 घंटा का काम कराना, उनको लाभ मिलता था। तो वो इस व्यवस्था को छोड़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो वैसे उन लोगों को कहा गया रूढ़िवादी। है समझ में ना? रूढ़िवादी लिख देना, रूढ़िवादी में क्या लिख देना कि वो इसमें से ना इसके विपरीत हो गया रूढ़िवादी, ठीक है। आया समझ में रूढ़िवादी। अगला है हम लोगों का समाजवादी और साम्यवादी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लोग थे ना, इन्हीं लोगों ने, जो ये लोग थे जिन्हें यह स्थापना करने का, इनमें से ध्यान दीजिएगा, समाजवादी और साम्यवादी क्या है। तो जो ये लोग थे जो चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था लाया जाए व्यक्तिगत धार्मिक आए, इन्हीं लोगों को समाजवादी कहा गया, ठीक है ना। इन्हीं लोगों को क्या कहा गया? समाजवादी कह रहे हैं पर लिखा है। औद्योगिकरण के बाद सामाजिक आर्थिक बदलाव के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया समाजवादी और साम्यवादी कहलाती है। मतलब इसका परिभाषा इस तरह हो जाएगा कि समय स्थिति को, वर्तमान समय स्थिति को देखते हुए समाज के और समाज के वर्ग के अर्थव्यवस्था को सुशोभित तरीका से सुधारने, पुनः स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग समाजवादी या साम्यवादी के नाम से जानते हैं। ऐसा समझ में ना, कि जो वर्तमान समय के अनुसार समाज को और समाज में अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया, समाज और समाज में अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी या साम्यवादी कहते हैं। मतलब कहा जाए कि समय स्थिति को देखकर कार्य करना, कभी समय स्थिति कैसा है और मतलब अभी कैसे माहौल है, उस माहौल को देखकर नियम कानून बनाने की प्रक्रिया ही समाजवादी और साम्यवादी कहलाई। इसमें रखा गया कि समाज की ऐसी व्यवस्था किया जाए, ऐसी व्यवस्था स्थापित किया जाए कि जो समाज के लोग हैं ना, वो लोग बराबर समता के अधिकार में जिए, कोई ज़्यादा गरीब ना रहे, कोई ज़्यादा धनी ना रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह रखा गया कि यहाँ पर यह ना कहा गया कि अमीर लोगों को गरीब के बराबर कर दिया जाए। यहाँ पर यह कहा गया कि कम से कम जो श्रमिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास इतनी संपत्ति हो जाए कि वो अपना जीवन निर्वाह सामान्य तरीका से अच्छे रूप से कर सके, ठीक है ना। ये विधि रखा, ये नहीं कि गरीब को अमीर, अमीर को गरीब बनता, फिर तो वही सिस्टम हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर रखा गया कि जो गरीब लोग हैं उनको इतनी संपत्ति दे दी जाए कि वह अमीर से, मतलब अमीर की बराबरी करे या ना करे, लेकिन उनका जो जीवन निर्वाह है वो अच्छे से गुजर सके, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर आ जाती है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बनाता है कि औद्योगिक क्रांति, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए सब यहाँ पर ये बारूद बन रहे हैं, बारूद, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, साम्यवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग 9th क्लास में चर्चा किए थे, याद आ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, मशीनों का निर्माण और मशीनों का प्रयोग करके वहाँ के किसान अधिक ज़्यादा मुनाफा कमाना और उन मुनाफा के कारण अपने बच्चों को पढ़ाना और बच्चे शिक्षित होकर खिलाफ लड़ना, औद्योगिक क्रांति बताए थे ना, वही है औद्योगिक क्रांति। यहाँ पर मशीनों का
मशीनीकरण आरंभ हो गया, मशीनों का प्रयोग आरंभ हो गया, ठीक है ना। उद्योगों में प्राचीनीय जो व्यवस्थाएं थी, परंपरागत जो प्रक्रियाएं थी, जो प्राचीन व्यवस्था, पुराने तरीका से जो उद्योग धंधा किया जाता था, पुराने तरीका से जो व्यवस्थाएं की जाती थी, उन व्यवस्थाओं को खत्म करके धीमी गति को छोड़कर नई वैज्ञानिक प्रथा को अपनाया गया। जो धीमी गति से खेती करने की प्रक्रिया, विकास करने की प्रक्रिया थी, उन्हें हटाकर उसमें मशीनों का प्रयोग करके उस गति को तेज कर दिया गया। अरे समझ में, उस गति को तेज कर दिया गया। और इसी गति को तेज करके, तेज करने की जो प्रक्रिया है उसे हम औद्योगिकरण क्रांति कहते हैं। यानी कि कोई पूछेगा कि औद्योगिकरण क्रांति क्या है, हम लोग कहेंगे कि विकास के प्रक्रिया में मशीनों का आगमन, विकास के प्रक्रिया में मशीनों का आगमन हो जाने से विकास की प्रक्रिया पुराने प्रक्रिया की अपेक्षा कई गुना तेजी से हो गई। और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यहाँ पर जो डिफिनेशन है वो रटने की तरीका सही नहीं है, इसे समझ लेने की तरीका है कि इसमें है क्या, और उसको अपने तरीका से लिखने की आवश्यकता है, तब जाकर समझ में आएगा, पढ़ने का आनंद आएगा। तब जब इसे हम समझ कर अपने तरीका से लिखे। कोई पूछे औद्योगिकरण क्रांति क्या है, तो हमारा लैंग्वेज, मातृभाषा तो मतलब कहा जाए तो हिंदी है, लेकिन हम लोग का अपना गृह भाषा भोजपुरी है। तो भोजपुरी में समझो, भोजपुरी में इसे समझो कि भाई क्या है मशीन, औद्योगिकरण क्रांति क्या है। तो औद्योगिकरण क्रांति जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें मशीन लाया गया, है मशीन लाकर उसमें सभी व्यवस्था प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया थी उसे तेज कर दिया गया, ठीक है। तेज करने के बाद या इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण क्रांति कहते हैं। औद्योगिकरण, उद्योगों में तेजी, क्रांति, उद्योगों में तेजी के लिए क्रांति लाना औद्योगिकरण क्रांति कहलाता है, ठीक है ना। क्रांति के नाम सुनकर तो हम लोग के दिमाग में कई चीज बात नहीं चलती है, लड़ाई झगड़ा युद्ध, ठीक है। यहाँ पर वैसे नहीं है, मशीनों का यहाँ पर युद्ध हुआ, डाला गया, ठीक है। उत्पादन करने वाले यंत्रों का मशीनों का प्रयोग है। सबसे पहले मशीन कहाँ बनाई गई, कृषि से संबंध, इंग्लैंड में सबसे पहला मशीन इंग्लैंड में, 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। आगे चला जाए तो इसका दो प्रक्रिया हुआ, औद्योगिकरण क्रांति का एक लाभ भी हुआ और एक हानि भी हुआ। लाभ हानि कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। लाभ क्या हुआ इसका कि आर्थिक प्रगति हुई, लाभ हुआ कि आर्थिक प्रगति हुई, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो विकास की प्रक्रिया थी वो तेजी से बढ़ी, लोग विकसित हुए, संपत्ति ज़्यादा हुई, उत्पादन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो ये इसका लाभ हो गया, ठीक है ना। अच्छा है ना, उत्पादन ज़्यादा होगा, आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा खुशी से रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो आर्थिक प्रगति हुई। लेकिन इसका कुछ हानि भी हो गया। हमारे समाज में पहले से ही वर्गीय व्यवस्था थी, वर्ग था हमारे समाज में, उस वर्ग में बांटा गया था, गरीब अमीर इन सब वर्गों में बांटा गया था। और ये औद्योगिकरण क्रांति एक नए वर्ग का जन्म कर दी, एक और नए वर्ग की उत्पत्ति हो गई। किससे, औद्योगिकरण क्रांति से। यहाँ पर आ गई कौन, पूंजीपति। क्यों, तो औद्योगिकरण क्रांति के प्रयोग करके जो किसान थे वो किसान इसे प्रयोग किए, या जो व्यापारी थे सामान्य वो इसका प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुनाफा हुआ ना, बड़े बड़े घेवड़ा मिला ना, किसको, इन लोगों को तो पूंजीपति कहलाए, बड़े बड़े लेकर क्या कहलाए, पूंजीपति कहलाए, ठीक है, पूंजीपति कहलाए। और इन्होंने अपने उद्योग धंधा को चलाने के लिए किसे, श्रमिक मजदूरों का रखा। अकेले करेंगे, अकेले बड़े बड़े घेवड़ा लेंगे, किसे लेंगे, मजदूरों के ही उपयोग से अपना काम कराएंगे। तो ये मजदूरों का उपयोग किए, मजदूर इनमें काम करने को लगाए, ठीक है ना। ये मजदूर बेचारे, इनके पास तो संपत्ति नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, ये कहाँ से मशीन को खरीदेंगे, कहाँ से उत्पादन करेंगे। तो ये मजबूर है किसके लिए, काम करने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ेगा ना। तो ये काम करने के लिए मजबूर है, ये जाकर ये पूंजीपति के फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते थे। कौन, ये मजदूर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक नए प्रथा, एक नए वर्ग की उत्पत्ति हो गई, पूंजीपति। अब यहाँ पर असली खेला आरंभ होता है कि ये पूंजीपति के जो लोग थे ना, इन मजदूरों से काम कराते थे। कोई यहाँ पर नियम कानून नहीं था, मजदूरों में यूनियन नहीं था। इसका सबसे मेन रीजन क्या है, यूनियन। मजदूरों के अंदर में यूनियन नहीं था। यहाँ पर ये ना काम कराते थे, किससे, श्रमिकों से, मजदूरों से काम कराते थे पूंजीपति।
यहाँ पर काम की लिमिट नहीं थी, 10 घंटा 14 घंटा काम कराते थे, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा का मेहनता देते थे। मैंने कहा काम ज़्यादा कराओ और मजदूरी कम दो। पेपर चैप्टर के आरंभ में बताए ना, काम ज़्यादा कराओ और मजदूरी कम दो, पैसा कम दो, काम ज़्यादा कराओ। ठीक है, इनके नियम। कोई यहाँ पे यूनियन नहीं था, मतलब कहा जाए ना संगठन नहीं था, किसमें, मजदूरों के अंदर संगठन नहीं था, एकता नहीं था। इसका लाभ किसको हुआ, पूंजीपतियों को हुआ। क्यों, यहाँ पर संगठन न होने के कारण इनको लूटा जाता था, अधिक काम कराओ और मजदूरी करो। यहाँ पर समस्या थी ना, यदि काम छोड़कर निकल जाएंगे ना यहाँ से तो इनको कहीं भी काम नहीं मिलेगा, और जब कहीं काम नहीं मिलेगा तो इनका ये और इनका परिवार बिना खाए भूखे ही मर जाएगा। ठीक है, समस्याएं थी, इसलिए काम नहीं छोड़ सकते हैं। संतुष्टि इनका मतलब जो मिले उसी में जीवन गुजर करना है, मान लेते थे कि जो मिल रहा है ना वही सब कुछ। ठीक है, इससे कुछ होने वाला नहीं, अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर व्यवस्था थी। और ये पूंजीपति जो थे ना, ये भी कभी गरीब थे, इनको भी संघर्ष करना पड़ रहा था राजा महाराजा थे। ठीक है ना, आज जब मिल गया घेवड़ा तब पावर आ गया अंदर। ठीक है, तो ये पूंजीपति और अमीर है ना, और पूंजीपति होते चले जा रहे थे। मैंने पैसा है और पैसा आते जा रहा था। लो आओ, इनको शोषण कर करके। अब बताओ, यहाँ पर 14 घंटा काम कराया जाए, 8 घंटा के मजदूरी दिया जाए, 6 घंटा का, वो भी बड़ी मुश्किल से दिया जाए, तो जो और 6 घंटा 7 घंटा का जो काम है अधिक, तो फायदा ही नहीं होगा, प्लस में ही नहीं हो जाएगा। तो ये पूंजीपतियों का जो है ठेला और भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना, यानी यहाँ पर गरीब 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 और गरीब होते जा रहे थे। 14 घंटा काम करेगा, में यहाँ पर मजदूरी कम मिलेगा, बेचारा घर पर ले जाएगा तो अपने परिवार को खिलाने में सारा पैसा खर्च करता, अपने कम 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 खाते खाते एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इनका थैला भरता जाएगा, इनके घर पर नए नए पकवान बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था थी समाज में, तो एक नए वर्ग की उत्पत्ति हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका हानि हुआ, किसके, औद्योगिकरण क्रांति का ये माइनस पॉइंट बन गया। आया समझ में ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और लिखे है कार्बोनरी प्रथा। कार्बोनरी प्रथा मतलब क्या, इन अभी जो हम यहाँ पर समझा रहे हैं ना, ये कारखाना में यही सब हो रहा था मजदूरों के खिलाफ। मजदूरों के खिलाफ कारखाना में आवाज उठाने की प्रथा कार्बोनरी प्रथा कहलाई। आया समझ में, मजदूरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रक्रिया क्या कहलाई, कार्बोनरी प्रथा। कार्बोनरी प्रथा बताए थे ना अभी, पूंजीपति जो थे वो अमीर होते चले जा रहे थे और अमीर हो रहे थे, श्रमिकों का शोषण यहाँ पर हो रहा था, कम मजदूरी देना, ज़्यादा घंटे काम कराना हो रहा था ना। ये सब समझा दिए, ये पर सारा खत्म कर दिए हम। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं थी इनके। आया समझ में, कि ये कार्बोनरी प्रथा क्या थी, इन सब के खिलाफ में आवाज़ उठाना। इनके लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, कोई चाहिए ना भाई आवाज़ उठाने के लिए। इनका कारण क्या था, इसका कारण बताए ना, इसका कारण क्या था, संगठनात्मक अभाव था, मतलब का एकता का अभाव, संघ नहीं था, मित्रता नहीं था, यूनियन नहीं था इन मजदूरों का, यही सबसे मेन कारण था। इसके लिए इनके ऊपर में भाई काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ निकाल दीजिए। कोई दूसरे में काम देगा नहीं, कोई कहीं भी काम नहीं देगा, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करेगा ना, चेक करेगा तो यहाँ पर काम करता है निकाल देगा, नहीं काम मिलेगा, तुमको निकाल दिएगा। इतने सारे मजदूर मतलब काम कर रहे हैं, तुमको निकाल दिया, सबको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब यूनियन बनेगा, संगठन बनेगा, तो तुमको निकालेंगे हम। तो जितने भी मजदूर यहाँ पर है, इन मजदूरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये क्या करेंगे, तुमको निकाले हैं ना, सारे काम बंद कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। यूनियन है इन लोगों का। तो क्या होगा, जब ऐसी घटनाएं होगी तब पूंजीपति लोग जो थे उनका क्या हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, कंपनी बंद। आ कंपनी बंद तो यहाँ पर खुराक बंद, आना बंद होगा, आना बंद हुआ तो तुमको निकालेंगे नहीं, रख लेंगे फिर से। है समझ में ना। तो यूनियन ना होने के कारण ये सारी प्रक्रियाएं हो रही थी यहाँ पर। समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए अब कोई तो आवाज़ उठाने वाला चाहिए ना। तो समाज में कुछ व्यक्ति आए जो इन पर आवाज़ उठाएगा कि नहीं चाहिए, ये सब बंद करो, ठीक है ना। हाँ, इन सब पर रोक लगाओ। जैसे उदारवादी में भी व्यक्ति आए, इन्हीं व्यक्तियों का चर्चा में तो बताया कि उदारवादी क्या होता है। अब इसे किसने शुरू किया, कौन से व्यक्ति उदारवादी कहलाते हैं, इसे समझना पड़ेगा ना। अतिवादी कौन कहलाते हैं। तो ये आए कहे इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, कैसे नहीं करना है, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक
ठीक है ना। इन सब को ही हम क्या कहेंगे, नए चिंतक कहेंगे, जो समाज की चिंता को लेकर आए, समाज की व्यवस्था को लेकर आए, ठीक है। कानूनी समझ, ये नया जो चिंतक है वो क्या समाज में आने के बाद में क्या कहे, आने के बाद में क्या कहे कि कानूनी समानता तो ठीक है। कानूनी समानता का मतलब यह हुआ ना कि यहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति कोई जुर्म करेगा तो कानून जितना भी उसको, गरीब व्यक्ति जुर्म करेगा, कानून जितना भी उसको दंड देगा, कोई धनी व्यक्ति जुर्म करेगा तो उसको भी उतना ही दंड दिया जाएगा। समझ में। कोई गरीब व्यक्ति दंड किया, मान कोई गरीब व्यक्ति मर्डर कर दिया तो उसको फांसी की सजा हुई, तब पूंजीपति व्यक्ति जो है मर्डर करेगा तो उसको भी फांसी की सजा होगी। इसी को हम कहते हैं कानूनी समानता। तो कानूनी समानता थी लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं थी, बड़े बड़े छोटे छोटे, ठीक है ना। इसी के ऊपर आवाज उठाया गया। नए जो चिंतक थे ना, ये आवाज उठाए ऐसे नहीं होना चाहिए, समाज में एक बराबर की समानता होनी चाहिए, समाज बराबर चलना चाहिए, समाज में जो धनी वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, धनी वर्ग के कुछ संपत्तियों को गरीब में बांट देना चाहिए कि कम से कम वह धनी ना हो लेकिन उनका जीविका जो है एक सामान्य तरीका से चले। है समझ में ना। और इन्हीं सब चिंतकों को ही कहा गया समाजवादी। इन्हीं सब चिंतकों को क्या कहा गया, समाजवादी। तो क्वेश्चन है समाजवादी से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे समाज में कुछ लोग, नए नए लोग आए, वो लोग कानूनी समानता और सामाजिक आर्थिक समानता पर बल दिए। वहाँ की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो मजदूरों का शोषण था, इन शोषण को नष्ट करने का प्रयास किया, खत्म करने के प्रयास किए। इन्हीं लोगों को कहा गया समाजवादी। है समझ में। अगला बात करें नई अर्थव्यवस्था। इसमें क्या, उत्पादन के साधन, अब पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाया गया, उत्पादन के साधन को बढ़ाया गया कि कैसे उत्पादन किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और जो पूंजीपति बड़े बड़े लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाया गया। ये बताए ना कि अपने संपत्ति को बांटो, अपनी संपत्ति नहीं बढ़ा सकते हो, बांटो उसे, गरीबों को दो, समानता चले, एक समान समाज के बनाने में मदद करो। इसे कहा गया नई अर्थव्यवस्था। ऐसा समझ में ना कि जो पुरानी, सीधी बात है कि जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी ना, उन पुरानी अर्थव्यवस्था को अपडेट करके उसमें चेंजिंग लाया गया, उसे नई अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा समझ में, क्लियर। अगला हम लोग का हेडिंग बनता है समाजवाद। यहाँ पर समझा दिए थे समाजवाद क्या है। समाजवादी विचारों की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि समाजवादी विचारों की उत्पत्ति कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी। इनके प्रवर्तक कौन थे, शुरुआत में फर्स्ट में सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने समाजवाद की जो विचारधारा है उनको लेकर आए, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। इनका जो व्यवस्था थे इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। इन्होंने समाज में आकर एक नियम कानून गतिविधियों को बनाया। इन्होंने कहा कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए, समाज में कानूनी समानता होनी चाहिए, समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए, समाज में धार्मिक समानता होनी चाहिए, समाज को धार्मिक स्वतंत्र करो, धार्मिक गुलामियों से मुक्त करो, समाज को स्वतंत्र समाज बनाओ। इन्होंने इन सब चीज़ों की चर्चा की, लेकिन इन लोगों का मानना था ना कि जो पूंजीपति के लोग हैं ना, अभी बार बार यही बता रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं अपनी संपत्ति को बांटे, गरीबों पर थोड़ा ध्यान दे, सोचे। गरीब भी तो जानता है उस देश का, तो गरीबों के ऊपर ध्यान दे, गरीबों के विषय में सोचे, ठीक है ना। इन लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लिया था किन से, पूंजीपति लोगों से, ठीक है। पूंजीपति लोगों से ज़्यादा ही उम्मीद कर लिया था, जिसे कभी पूंजीपति मतलब सोचने वाले या गरीबों पर ध्यान देने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें कहा गया स्वप्नदर्शी समाजवादी का निर्माण। इन लोगों ने सपना देखा कि पूंजीपति जो है ना वो गरीबों को ऐसे मदद कर देंगे, ठीक है। ये इस जो कि संभव नहीं था,
इसलिए इन्हें कहा गया स्वप्नदर्शी समाजवादी। क्या कहा गया? स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। आया समझ में? अब आरंभिक समाज की बात, समाजवादी की बात किया जाए। आरंभिक समाज, शुरुआती समाजवादी व्यवस्था क्या है? तो कार्ल मार्क्स के पहले, ध्यान समझिए, कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं सबों के मतलब स्थान पर चलकर कुछ नया दिया समाज को। कार्ल मार्क्स की भूमिका हमें पढ़ना है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के पहले और कार्ल मार्क्स के बाद की व्यवस्था आरंभिक समाज कहा गया। कार्ल मार्क्स के आने से पहले की जो व्यवस्थाएं थी समाजवादी थी। कार्ल मार्क्स के आने के पहले ये सब थे तीनों। कार्ल मार्क्स के आने के बाद जब उनका जो नियम कानून शुरू हुआ, इन सब व्यवस्थाओं को आरंभिक समाजवादी व्यवस्था कहा गया। ठीक है ना। इनमें वर्ग समन्वय की बात की गई। ये तीनों कैसे बात किया? वर्ग समन्वय। और ध्यान समझिएगा वर्ग समन्वय क्या है। वर्ग समन्वय की बात हुई कि इन लोगों ने कहा कि वर्ग जो है ना, वर्ग कास्ट जो है, पूंजीपति, मजदूर, श्रमिक, ऐसा ही चलता रहे और इन्हीं सब को लेकर वो समाज का विकास किया जाए, समाज में आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए। यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। कार्ल मार्क्स का भी यहीं से जुड़ेगा। इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देना है। तो समझो कि यहाँ पर ये आगे के 2-3 टॉपिक्स के अकेले ही मालिक है। वर्ग समन्वय, वर्ग समन्वय जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि वर्ग को नहीं हटाया जाए, मतलब यहाँ पर कोई युद्ध नहीं किया जाए। अमीरों से गुहार लगाया कि क्या आप अपने पूंजियों को गरीबों में बांट दीजिए, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, उनको अमीर ना बनाइए, लेकिन उन्हें इतना पूंजी दे दीजिए कि वो अपना जीवन को अच्छे से चलाए। लेकिन अमीर कभी ये करने वाले नहीं थे। इसी चीज़ को वर्ग समन्वय कहा गया। मतलब क्या? पूंजीपति रहेंगे, श्रमिक ही रहेंगे, लेकिन कुछ दान है ना, भीख देना, कुछ दान दे दो। ठीक है, कि वो जो है ना उनको समाज में रहने जीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। समझ में? जो कि संभव नहीं था है। उसके बाद कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है। कार्ल मार्क्स आने के बाद में क्या किया? समाजवादी नहीं, साम्यवादी। सुनो, साम्यवादी की यहाँ पर असली परिभाषा नजर आएगी। समाजवादी में समझाया गया, नए नए तरीकों से नया नया नीति को लाने के प्रयास किया गया। ठीक है। और साम्यवादी, छीन लो, इसमें गुहार लगाया गया देने का, इसमें नहीं दे रहे, छीन लो जबरदस्ती। समझ में? लड़ो, छीनो, क्रांति करो। कार्ल मार्क्स यही था कि क्रांति करो, अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, संघर्ष करो। वर्ग की बात नहीं थी उसमें, वर्ग संघर्ष की बात थी। वर्ग पूंजीपति या श्रमिकों की बात नहीं है। संघर्ष करो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। किसने? कार्ल मार्क्स ने बताया। ठीक है, यदि मैं कोई मजदूरी कम दे रहा है ना तो उसके लिए लड़ो। भीख में मजदूरी नहीं चाहिए कि 14 घंटा काम किए और 8 घंटा के भीख में वो मन उसका किया पूंजीपति का तो देगा, नहीं तो कहेगा कल परसों का बोल देगा। मन किया तब, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जब हम 14 घंटा काम किए तो हमें 14 घंटा की मजदूरी चाहिए। इसके लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। ये कार्ल मार्क्स था। इसी को साम्यवादी व्यवस्था कहा गया। समझ में? समाज में नहीं बोला कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में परिवर्तन लाना है। समाज में परिवर्तन लाना है तो समाज के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। समाज के वर्ग के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना। कहने से कुछ नहीं होने वाला है, छीनना पड़ेगा। कहने से कोई नहीं देगा। यहाँ पर नई आर्थिक व्यवस्था लाना है तो उसके साथ में लड़ना है। समझ में आ रहा है ना कार्ल मार्क्स के? हाँ, बहुत ही आसान 3 लाइन हम लिखे हैं। आप लोग के जो किताब होगा, गेस्ट पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन का आंसर इतना दिया होगा। बस यही सारे जितना भी दिया है ना, सारी बात यहीं पर है। कैसे लिखा जाएगा हम बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स की जो नैतिक व्यवस्थाएं थी, नैतिकीय व्यवस्थाएं थी, उस नैतिक व्यवस्था को कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, फिजिकल समाजवाद, मतलब क्या? सबूत के आधार पर लड़ो, बकाने सुनने से कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। अब यहाँ पर हुआ कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की निर्माण कैसे होगा? कैसे हुआ? क्वेश्चन बना देगा। हम कहेंगे कि हमारे समाज में जो पुरानी सोच व्यवस्था है, श्रमिकों का शोषण, धर्म के आधार पर युद्ध करना, ये सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, इन व्यवस्थाओं को
दूर करने के लिए कितने स्वप्नदर्शी यहाँ पर आए, समाजवाद आए, ठीक है, जिन्होंने कहा कि इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ाकर वो बड़ा कर देता है बुक में। जिन्होंने कहा कि समाज में, समाज के वर्ग में जो जितने भी पूंजीपति लोग हैं उन लोगों का कुछ धन, कुछ पूंजी को गरीबों में बांट दिया जाए, गरीबों में छोटे छोटे भाग खंड कर दिया जाए, ताकि गरीब धनी ना हो सके लेकिन उनको जीविका चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ हद तक उपयोग कर सके, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इन सब बातों को कहने से कुछ नहीं होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करके उन वर्गों में क्रांति करना पड़ेगा और उनसे अपना हक को छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। कार्ल मार्क्स की यह समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था थी। आया समझ में? एक बार पुनः हम लोग आदर्शवादी समाजवादी की व्यवस्था बारे में चर्चा करते हैं। एक बार पुनः आदर्शवादी समाजवादी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें थे सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई पल्ला, रॉबर्ट ओवेन। ये रॉबर्ट ओवेन बहुत अच्छे काम किए थे, इनके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेंट साइमन क्या थे? ये प्रथम यूरोपीय समाजवादी थे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यूरोप के प्रथम समाजवादी कौन थे? सेंट साइमन। एक नंबर के क्वेश्चन बनेगा, अब एग्जाम में पूछता ही है कि प्रथम यूरोपीय समाजवादी कौन थे? तो सेंट साइमन थे, ठीक है ना। सेंट साइमन ने क्या किया? समाज का पुनः गठन किया। इन्होंने ही समाज में ये बात रखी कि समाज का पुनः गठन करना चाहिए, यहाँ पर समानता का अधिकार देना चाहिए। पूंजीपति होते जा रहे हैं, धनी धनी होते जा रहे हैं, उन गरीब होते जा रहे हैं, इनके बीच में इक्वलता, समानता रहनी चाहिए। इन्होंने पहली बार इसे बात किया। इन्होंने कहा कि शोषण को समाप्त करो, जो समाज में शोषण है उस शोषण को समाप्त करो, गरीबों की स्थिति में सुधार लाओ। किसने? सेंट साइमन ने कहा, ठीक है ना। अमीरों को गरीबों के लिए कार्य करना नैतिकता कहलाता है। जब अमीर जो है ना, गरीब के लिए काम करेंगे, गरीब का मदद करेंगे, तो वो नैतिकता कहलाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा, सेंट साइमन ने, कि समाज की जो शोषण व्यवस्था है उसे समाप्त करो, हटाओ, गरीबों की स्थिति में सुधार लाओ। ये जो चार्ल्स फूरिये थे, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा, ठीक है ना। इनका भी मानना कुछ ऐसा ही था। इन्होंने कहा कि जो गरीब लोग है ना, यहाँ पर इन्होंने कहा कि वर्ण में यह समानता रहनी चाहिए। मतलब एक बात इनका अधिक है कि इन्होंने कहा कि वर्ग में ऐसी समानता होनी चाहिए कि जो गरीब लोग, गरीब लोग है, वह गरीब लोग अपने मन लगाकर धनी की मदद करें, अमीरों की मदद करें, उनका कार्य करें। अमीर लोग भी मन लगाकर गरीबों का कार्य करें, मतलब दोनों में इक्वलता रहो, दोनों एक दूसरे समाज को बनाने में दोनों का इक्वल हाथ हो। अमीर गरीब की मदद करे, गरीब अमीर की मदद करे, ठीक है ना। तब हमारा समाज जो है एक सुव्यवस्थित समाज बनेगा। तो यहाँ पर गरीब जो थे वो अमीरों की मदद कर रहे थे, जो गरीब थे वो अमीरों की मदद कर रहे थे, अमीरों के बातों को समझ रहे थे, अमीरों की मदद कर रहे थे, अमीरों के संगठन को समझ रहे थे। लेकिन जो अमीर है वह नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब ये इसलिए इन लोगों को स्वप्नदर्शी के नाम से जाना जाता है। वह नहीं कर रहे थे, उनके लिए ये सब कुछ नहीं था। आया समझ में? लुई पल्ला भी कुछ ऐसे ही अपने बातों को इन्होंने रखा, कुछ ऐसे ही इनका भी नियम कानून था, ठीक है ना। लेकिन रॉबर्ट ओवेन ये बारूद निकले, इनके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। ये रॉबर्ट ओवेन बिल्कुल बारूद निकले। इन्होंने जो किया ना समाज में, एकदम क्रांतिकारी लाने वाला है। समाज को उलट पलट कर दिया, परिवर्तन ला दिया समाज में। होता है जैसा कि एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा, अच्छा काम कोई भी व्यक्ति ना करे, ये कोई काम करे तो कोई भी व्यक्ति करे ही ना, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करे तो उसके देखा देखी और भी व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं जी। होली के समय में क्या होता है? होलिका जलाने के लिए सबको देखते हैं, कौन जा रहा है, होलिका जलाने के जा रहे हैं, सबको देखा जाता है, जा रहे हैं, जा तेरे चिल्लाना हो जा लेके। हाँ, और उसी तरह छठ पर्व के समय में देखा जाता है, दौरा निकला था, एक दो निकला, देखा देखी सारे लोग पीछे पीछे निकालना शुरू कर दिए। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। रॉबर्ट ओवेन ने मार्ग दिखाया, इसके मार्ग पर बहुत सारे पूंजीपति चलने लगे। इनके बारे में पढ़ेंगे अभी भी डिटेल्स में। प्रत्येक को उनके क्षमता, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये चार्ल्स फूरिये का ही है। प्रत्येक को उनके क्षमता और उनके अनुसार कार्य मिले। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति है उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार उनको काम दिया जाए।
ठीक है, उससे मतलब उनके अनुसार उनको काम दिया जाए, उनके अनुसार उनसे मेहनत या फल लिया जाए, ठीक है ना। और कार्य के अनुसार उनसे प्राथमिक जितने कार्य वो कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, 14 घंटा कार्य करते तो भाई 14 घंटा का उनको तनख्वाह दिया जाए, कम ना दिया जाए, ठीक है ना। किसने कहा? चार्ल्स फूरिये ने कहा, ठीक है ना। आज समझ में, चार्ल्स फूरिये, ध्यान दीजिएगा, एक और बड़े बात कहा चार्ल्स फूरिये की, ध्यान दीजिएगा, इनमें भी कुछ एक अलग जाता है चार्ल्स फूरिये का। इन्होंने एक बड़ी बात कही। क्या बात कही? ये मजदूरों के लिए एक बड़ी बात कही कि यहाँ पर अमीर, क्योंकि इन्होंने देखा था कि सेठ साइमन ने जो बात कही थी, इन्हें मजदूर इनके बात मान गए थे। वो तो पहले से ही माने थे भाई, उनको मनाना क्या था। वह बड़े बड़े लोगों की मदद कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो उनका मदद नहीं कर रहे थे। समझ में? तो यहाँ पर वैसे ही कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसको देखते हुए चार्ल्स फूरिये ने कहा, ये बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर, ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स फूरिये ने कहा एक सुझाव दिया मजदूरों को। इन्होंने कहा ना कि आप लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम ना करो, आप लोग जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति के फैक्ट्री है ना, उसमें काम करने मत जाओ, बंद कर दो काम करना। अब प्रश्न उठता है कि काम करना ही बंद कर देता, खाएगा कहाँ से? प्रश्न है ना। अरे काम करना बंद कर दो, एक काम करो, तुम लोग आपस में मिलकर छोटे छोटे गुट बनाकर छोटे छोटे उद्योग की शुरुआत करो, छोटे छोटे धंधे की शुरुआत करो। यहाँ पर लिखा है ना, देखो कि बड़े फैक्ट्री में मत जाओ, ठीक है, और छोटे कस्बा, छोटे छोटे व्यवस्था, छोटे छोटे कस्बा का निर्माण बनाकर और वहाँ पर काम करो, कार्य करो। ऐसा में छोटे छोटे कस्बा बनाकर वहाँ पर कार्य करो। इसे कहा, किसने कहा? चार्ल्स फूरिये ने कहा। आज समझ में क्लियर? अब रहा हम लोग का रॉबर्ट ओवेन। कौन? रॉबर्ट ओवेन। इनके बारे में समझते हैं कि इन्होंने कैसे समाज के निर्माण में, कैसे व्यवस्था में अपना योगदान दिया। ये एक पूंजीपति थे, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवेन पूंजीपति मतलब कि इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा नहीं थे, संपत्ति वाले थे ये भी संपत्ति पूंजीपति थे। ये भी किससे कहा जाए ना, तो ये भी पूंजीपतियों से बिलोंग करते थे, यानी ये भी रूढ़िवादी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनका भी अपना फैक्ट्री था, ठीक है, इनका भी अपना फैक्ट्री था और ये भी मजदूर को रखते थे, लेकिन इन्हें आदर्शवादी समाजवादी बोला गया। किसको? रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन महत्वपूर्ण है। ये इन्हीं के बाद तो इस चैप्टर में जो है क्रांति आता है, मतलब क्या, इन्हीं के बाद तो यूरोप के जो समाजीय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आता है, ठीक है ना। इसका स्लाइड बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो कि आदर्श समाजवादी थे, इनके बारे में भी चर्चा की हम। रॉबर्ट ओवेन क्या थे? एक विख्यात उद्योगपति थे, ये भी बिजनेसमैन थे, ठीक है ना। इंग्लैंड के थे ये। इन्होंने समाजवाद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्यों? तो ये जो थे ना, ये भी पूंजीपतियों से ही बिलोंग करते थे। इनका जो व्यवस्था था ये उनसे अलग था, इसलिए इन्हें कहा गया समाजवाद के प्रवर्तक। ये भी क्या किए कि आदर्श समाज के निर्माण करने पर अपना खूब योगदान निभाया, आदर्श समाज बनाने में। ये बाकी सब पूंजीपति जैसा अपना लाभ नहीं सोचते थे, लेकिन एक बात है, लाभ ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन उन पूंजीपतियों से ज़्यादा लाभ इन्हें होता था। अब कैसे? खर्चा अधिक करते थे, लाभ भी ज़्यादा होता था। वे पूंजीपति गरीबों का मजदूरी 14 घंटे काम करा के 7 घंटे के देकर 7 घंटे का मार कर पे सारे गरीब की मजदूरी अपनी झोली को भर रहे थे ना, घेवड़ा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये पूरा मजदूरी देते थे, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी बहुत सारे व्यवस्थाएं देते थे। देखो जैसे कि आदर्श कारखाने, इन्होंने कारखाना बनाया स्टॉकलैंड, न्यूयॉर्क। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे, इन्होंने मजदूरों के रहने का अच्छा व्यवस्था कराया, मजदूरों को रहने का अच्छा व्यवस्था कराया इन्होंने, ठीक है। और अच्छी व्यवस्था, भोजन की भी व्यवस्था कराई, मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था, पहले रहने की व्यवस्था, फिर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कराया, ठीक है। मैंने बाकी लोगों की तरह नहीं काम कराओ खेदो, ये मजदूरों को रहने की व्यवस्था, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, उन्हें उचित मजदूरी, जितने काम कर रहे हैं उनके अनुसार उचित मजदूरी दिया, शिक्षा की व्यवस्था कराई,
चिकित्सा की व्यवस्था करें, उनके शिक्षा की, उन्हें ज्ञान नॉलेज, उनके जो बच्चे थे ना उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए उन व्यवस्था करा दिया, ठीक है, कंपनी की तरफ से, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा ये करते थे अपने मजदूरों का, हर एक छोटे छोटे बातों का ख्याल रखते थे। नहीं उनमें के काका पहुँच गए कि मेरे बेटी की शादी करनी है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, दे दिया। बोले उनकी मजदूरी क्यों ना 7,000 5,000 8,000 हो, ठीक है, दे देते थे। मतलब ये अपने मजदूरों को किसी भी मतलब कमी कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते, उनका ख्याल रखते थे। उन्हें चिकित्सा, कोई बीमार पड़े तो उनकी बीमारी का इलाज भी कराते थे। रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। छोटे बाल मजदूरी पर रोक लगाते थे, यानी छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे बिल्कुल। जो भी छोटे बच्चे को लेकर आएगा काम करने के लिए, बाकी सब जो पूंजीपति थे ना ऊपर आ जाओ काम करो, काम करने से मतलब है, काम होने से मतलब है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो काम करने आते थे उन पर यह रोक लगाया, और रोक लगाकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराई, उन्हें स्कूल भेजवाया, शिक्षा पढ़ने के लिए उन्हें यहाँ से भेजा गया, ठीक है ना। इनको मुनाफा, अब इनसे पूछा गया, ठीक है, कि जब ऐसी व्यवस्थाएं है, यदि आप इतना ज़्यादा लोगों पर खर्चा करें, पूंजीपति क्या है तो पूंजीपति पूछेंगे ना, खर्चा करते हैं तो आपको मुनाफा क्या होता है, फायदा क्या होता है। तो यहाँ से और कहे मुनाफा, मुझे पहले से भी अधिक मुनाफा होता है, पहले से भी मुझे अधिक मुनाफा होता है। अब कैसे, इतना खर्चा करेंगे तो मुनाफा कैसे होगा। इन्होंने कहा कि मैं मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ मैं मिलजुल कर रहता हूँ, मैं श्रमिकों के साथ मिलजुल कर रहता हूँ, यही तो मेरा मुनाफा है। मैं श्रमिकों के साथ मिलजुल कर रहता हूँ तो श्रमिक जो है ना मेरे से भी एकदम मन से प्रसन्न रहते, खुश रहते हैं, और खुश होकर ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं मेरा। जब वो खुश रहते हैं तो दिल से एकदम काम को करते हैं, मुझे समझते हैं और दिल से मेरे कामों को करते हैं। उन्हें होता है ना एक जल्दी जल्दी किया जाए, जल्दी कैसे तैसे करके दे दो, हटा, एक मन से किया जाए, दिल से किया जाए, तो भी काम अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। तो इन्होंने यही कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। जब श्रमिक यानी मजदूर जब संतुष्ट रहेंगे कि हमें यहाँ पर कोई समस्याएं नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, तो वे ज़्यादा काम करते हैं, और ज़्यादा काम करने के वजह से मुझे मुनाफा ज़्यादा होता है। कुछ भाग मैं खर्चा कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मुनाफा ज़्यादा होता है। इन मुनाफा के चक्कर में आगे जो और पूंजीपति लोग थे, उनमें से सारा तो नहीं लेकिन कुछ तो जरूर इनके पीछे भागेंगे। उसी तरह जैसे दौरा देखकर बाकी लोग दौरा लेकर निकलते हैं, हाँ, होलरी देखकर बाकी लोग होलरी लेकर घर से निकल जाते हैं, ठीक उसी तरह इनको देखकर कुछ पूंजीपति इनके पीछे भागे कि नहीं अब एक बार ट्राई किया जाए, देखा जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल। आज के क्लास का हिस्ट्री समझ में आया? तो आज के क्लास में बस यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे, ठीक है ना। और आगे क्या होता है समाजवादी व्यवस्था में, रूढ़िवादी व्यवस्था क्या है, समाज साम्यवादी व्यवस्था कैसे आगे बढ़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।